नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन के लिए एक संशोधित रोड मैप जारी किया है जो 2030 तक के लिए है। अर्थात इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि देखो, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और उसी का सामना करने के लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हमें देखना होगा कि ग्रीन इंडिया मिशन है क्या, ये कब स्टार्ट हुआ था, इसके जो ओरिजिनल टारगेट्स थे वो क्या थे और वर्तमान में उनमें क्या संशोधन किया गया है, कौन सी नई अप्रोचेस को उसके अंदर शामिल किया। तो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन ले लेता है। लेकिन हमें इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके नाम से ही क्लियर हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे, लॉजिक लगा के इसके उद्देश्यों को लिखेंगे और जो चेंजेस किए हैं उनको भी रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ये शुरू कब हुआ। ये 2014 में शुरू हुआ था। तो 2014 में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार एक कार्य योजना लाई थी, एक्शन प्लान लाई थी। इसके अंदर 8 प्लान थे, उनमें से एक था ग्रीन इंडिया मिशन। जैसे उसमें एक था सोलर मिशन था, एक ग्रीन इंडिया मिशन था, इसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था, हिमालय परितंत्र की सुरक्षा के लिए था, एक जल मिशन था, इसी तरह एक हैबिटेट पे मिशन था। कुल मिलाकर 8 मिशन थे, उनमें से एक जो था वो था ग्रीन इंडिया मिशन। और उस पूरी की पूरी कार्य योजना का नाम था NAPC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उनमें से एक था ग्रीन इंडिया मिशन। अब देखो, इसके अंदर क्या क्या था, अब इसको देखने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन शब्द से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अर्थात ये ग्रीन इंडिया मिशन था, तो पहला तो देखो, इसका उद्देश्य होगा वनीकरण, एफोरेस्टेशन की, वन लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य भी क्या होगा, वनीकरण। तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर आपको वनों को लगाया जाएगा, इस क्षेत्र को वनीकरण के अधीन लाया जाएगा। एक टारगेट तो ये। अब दूसरा देखो, दूसरा इसके अंदर टारगेट था कि वनों की या फॉरेस्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। तो दूसरा इसका लक्ष्य था इंप्रूव फॉरेस्ट क्वालिटी, कि वनों की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। अब ये क्या था, देखो होता क्या है कि किस स्थान पर अगर कोई फॉरेस्ट है तो वहां पर बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है पेड़ों की। और अगर हमने मानवीय गतिविधियों में, मान लो कि वहां पर कुछ पेड़ थे बहुत ही उपयोगी लग रहे थे हमारे लिए, तो हमने उनको काट लिया। तो जो हाई क्वालिटी के पेड़ थे वो हमने काट लिए, लेकिन वहां पर जो बचे वो निम्न क्वालिटी के थे। वहां की डायवर्सिटी कम हो गई, तो हमने वहां की जो फॉरेस्ट क्वालिटी थी उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसके अलावा वहां पर सॉइल इरोजन हो रहा है, वहां सॉइल में पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। तो जो वहां का जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल है, वो जो पहले हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा था, वो सारी सर्विसेज अब वो उपलब्ध नहीं करा पाता। जैसे CO2 का अवशोषण, पहले की तुलना में वो CO2 का अवशोषण कम करेगा, तो उसकी जो क्वालिटी में कमी आ जाती है, जिसके कई सारे कारण। डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन में अंतर होता है। डिफोरेस्ट में हमने पेड़ काट दिए, लेकिन क्वालिटी में कमी होने का अर्थ है कि हमने वहां की स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। तो वो जो इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा था अब नहीं देगा। ये होता है उसकी क्वालिटी में कमी होना। तो अब उनकी क्वालिटी में भी क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ये भी लक्ष्य रखा गया और ये था 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में। तो 5 मिलियन हेक्टेयर में तो वन लगाए जाएंगे नए क्षेत्र में, 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में आप जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करो। तो ये तो देखो, दोनों के दोनों शब्द ग्रीन के अंदर ही छुपे थे कि ग्रीन से ही निकल आया। लेकिन इसके अलावा क्या काम होगा, अब देखो, पेड़ लगेंगे तो CO2 का अवशोषण नहीं करेंगे, कार्बन सिंक के रूप में काम नहीं करेंगे। तो ये भी इसका एक उद्देश्य रखा गया कि CO2 के अवशोषण को बढ़ाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को बढ़ाया जाएगा। उसका टारगेट था 2.5 से लेके 3 अरब टन CO2 को अवशोषित किया जाएगा वनीकरण के माध्यम से। इन दोनों के माध्यम से इतनी CO2 को वायुमंडल से हम एक्स्ट्रा अवशोषित करेंगे, ये भी लक्ष्य रखा गया। अच्छा, इसके बाद बताओ, अगर पेड़ लगेंगे तो वहां पर जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी तो कम होगा। अगर वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे तो एक तो मिट्टी का अपरदन रुकेगा, सॉइल इरोजन रुक जाएगा। दूसरा, उसमें कार्बनिक पदार्थ गिरेंगे, पत्तियां गिरेंगी, पेड़ों की जड़ें होंगी, उसकी वजह से ह्यूमस का कंटेंट बढ़ेगा। अगर ये सब होगा तो वहां जो गुणवत्ता है मिट्टी की उसमें भी तो इंप्रूव होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन भी कम होगा। तो यहाँ पर अगला जो इनका उद्देश्य था, अगर मैं कहूं यही लिख देता हूं कि यहाँ पर चौथा उद्देश्य था लैंड डिग्रेडेशन को कम करना, या भूमि निम्नीकरण को कम करना।
पांचवा इसमें हो सकता है कि आप अगर लैंड डिग्रेडेशन को देखो तो साथ ही साथ मरुस्थलीकरण भी तो कम होगा, तो मरुस्थलीकरण को भी कम किया जाएगा इसके थ्रू। और छठा देखो, अगर पेड़ लगाए जाएंगे किसी क्षेत्र में तो वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उनको यहाँ से बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा, उनकी आजीविका का स्रोत होगा। जो परंपरागत समुदाय होते हैं वो वनों पर निर्भर है, वहां से बहुत सारी चीजों को एकत्रित करते हैं। तो छठा उनका होगा कि वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी आजीविका या लाइवलीहुड में आजीविका में वृद्धि होगी। ये 6 उद्देश्य थे मेनली ग्रीन इंडिया मिशन के। तो रटने की क्या जरूरत है, फिर रटना नहीं है आपको। पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। अब अगर ये सब काम किया जाएगा तो भूमि का निम्नीकरण कम होगा, लैंड डिग्रेडेशन कम हुआ, मरुस्थलीकरण रुका, और साथ ही साथ आपने वायुमंडल से अतिरिक्त CO2 को भी अवशोषित कर लिया। भारत अपने NDC को प्राप्त कर पाएगा। तो ये सारे के सारे इसके जो ओरिजिनल ग्रीन इंडिया मिशन था उसके उद्देश्य थे। लेकिन अब इसके उद्देश्यों में कुछ चेंज किया गया है कि किसमें चेंजेस क्या लाए गए हैं। और चेंजेस मैंने आपको बताया इसलिए लाए गए हैं कि कुछ तो जब इसका इंप्लीमेंट किया गया तो बहुत सारी चीजें राज्यों के द्वारा इसका इनपुट दिया गया कि इसमें ये कमियां हैं, हमें ये चीजें सुधारने की आवश्यकता है। नया डेटा आया, उसके बाद क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उन सबको देखते हुए इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। और जो पहला चेंज इसके अंदर किया गया वो है इसमें रीजनल अप्रोच को अपनाया गया। रीजनल अप्रोच को अपनाया गया मतलब क्षेत्रीय उपागम को, अर्थात ये जो प्रयास किए जाएंगे वो क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया गया। देखो पहले तो जनरल था, सामान्य रूप से था कि 5 मिलियन हेक्टर पर वन लगाएंगे, 5 मिलियन हेक्टर को फॉरेस्ट की क्वालिटी को सुधारेंगे, ये सब बातें की जा रही थी। लेकिन अब ये कहा गया कि हम क्या करेंगे कि रीजनल अप्रोच को, कुछ क्षेत्रों को हम पहले निर्धारित करेंगे और इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो और इनमें शामिल किए गए 4 क्षेत्र। एक तो देखो अरावली को शामिल किया गया, पहला क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया गया अरावली को। अरावली को क्यों शामिल किया गया? देखो अरावली जो है वो थार के डेजर्ट के और इधर मैदानी क्षेत्र के बीच में एक बैरियर के रूप में काम करती है। उसके उस साइड में थार का डेजर्ट है, तो वहां से लगातार जब हवाएं आती हैं, जब यहाँ पर निर्वनीकरण हो जाएगा अरावली पर और पेड़ों को वहां पर काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और वहां पर लगभग 12 ऐसे पैचेज पहचाने गए हैं जहां पर पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया है। 12 पैचेज है जहां पर डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ है, और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली, उसके NCR क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर धूल भरी जो आंधियां आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ज्यादा आंधियां आने लगी, और इसकी वजह से जो डस्ट पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। तो अरावली जो था वो एक बैरियर के रूप में काम करता था, इस पर जो पेड़ लगे हुए थे वो उधर मरुस्थल के इस तरफ विस्तार को रोकते हैं, और वहां पर लगभग 12 ऐसे पैचेस मिले हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में डिफोरेस्टेशन हुआ है और जिसका प्रभाव अब नजर आ रहा है। इसलिए अरावली को उसमें शामिल किया गया है कि अरावली पर हमें मेन रूप से फोकस करना है और यहाँ पर वनीकरण किया जाएगा। इसी को देखो, यहीं पर जो वन लगेंगे उसे ही कहा गया है ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो गुजरात से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक पूरे के पूरे क्षेत्र में, राजस्थान होते हुए इसके साथ साथ वनीकरण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यहाँ की जो नेटिव स्थानीय प्रजातियां उन्हीं को यहाँ लगाया जाए। अभी हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरे को। तो अरावली को लाया गया। दूसरा देखो, भारत में हॉटस्पॉट जो था वो था वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में भी निर्वनीकरण हो रहा है, वहां पर बड़े मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, शहरीकरण के लिए, डैम्स को बनाने के लिए, माइनिंग के लिए निर्वनीकरण हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो माइनिंग वहां पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है वेस्टर्न घाट में, तो उसका भी वो तो एक क्या है, हॉटस्पॉट भी है। तो वहां पर भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है और वहां की भूमि की जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी तेजी से हो रहा है, माइनिंग की गतिविधियां वहां हो रही हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट को भी उसके अंदर शामिल किया। इसके साथ साथ हिमालय तो सबको ही पता है कि ये तो होना ही होना है। हिमालयन इकोसिस्टम पूरा बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बहुत ही सेंसिटिव है, और वहां पर इंफ्रा प्रोजेक्ट बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। हम रोड नेटवर्क वहां से निकाल रहे हैं, वहां पर हम टनल्स बना रहे हैं, वहां पर डैम स्थापित कर रहे हैं, वहां शहरों को बसा रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है। तो पूरा का पूरा जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको हमने पूरी तरह से हिला डाला है। आप देखो कितने टूरिस्ट वहां जाते हैं और कितने वहां पर इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव जोन है, सेस्मिक जोन है ऊपर से। तो ये अरावली का जो क्षेत्र, सॉरी हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया।
और फिर चौथा जो है वो है मैंग्रोव। इन मैंग्रोव क्षेत्रों को भी इसके अंदर शामिल किया गया, इन पर भी हमें फोकस करना है। देखो ये सबके सब क्या, यही वो इलाके हैं जहां पर फॉरेस्ट बड़ी मात्रा में वेस्टर्न घाट पर है, हिमालय पर है, इसके बाद आपका क्या अरावली हो गया, और ये मैंग्रोव। ये जो क्षेत्र है जहां पर फॉरेस्ट बड़ी मात्रा में है, यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन है, इसीलिए रीजनल अप्रोच को बनाया कि इन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। और बहुत ही ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लैंडस्केप्स है, और इनका बहुत ही रोल है इकोसिस्टम के अंदर, तो इन पर फोकस किया गया, रीजनल अप्रोच को अपनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है पहला। तो दूसरा देखो, मैंने अभी बताया अरावली को है, तो यहां पर क्या किया इन्होंने, एक अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को शुरू कर दिया है। तो ये पहल है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो अफ्रीका में चलने वाला था, तो अफ्रीका में वो चल रहा है प्रोजेक्ट, ईस्ट टू वेस्ट पूरे में एक साहेल के क्षेत्र में वनोकरण किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। वो एक वॉल की तरह करेगा जो सहारा के डेजर्ट को निचले क्षेत्रों में फैलने से रोकेगा। और उसी से प्रेरणा लेते हुए भारत ने अरावली के समानांतर भी वनीकरण का एक प्लान लाया, जिसे बोला है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो ये भी इसके अंदर शुरू किया गया है। तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये क्या किया गया है। इसके बाद देखो, जो माइंस होती हैं, माइंस, इनका भी रिहेबिलिटेशन या रिस्टोरेशन की बात की गई है। अब माइन रिस्टोरेशन क्या है, देखो माइनिंग करते हैं तो क्या कर, वहां पर बड़े बड़े खड्डे बना देते हैं, पूरा का पूरा लैंडस्केप ही वहां पर खराब हो जाता है। कहीं पर तो हम गहरे गहरे खड्डे कर देते हैं और वहां से निकला हुआ मलबे के ढेर लगा देते हैं पहाड़ियों के रूप में, वहां पर फॉरेस्ट को पूरी तरह से काट दिया जाता है। तो जो वहां का ओरिजिनल लैंडस्केप था, भूदृश्य था, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, निर्वनीकरण हो गया, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, जो ग्राउंड वाटर है उसका कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। तो पूरा का पूरा लैंड डिग्रेडेशन हो गया, निर्वनीकरण हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, जो आपका वाटर था वो कॉन्टेमिनेट हो गया। ये सब तरह की समस्या यहाँ पर नजर आती है। और ये मुख्य रूप से आपको वेस्टर्न घाट में, अरावली में, हिमालयन क्षेत्र में आपको माइनिंग की एक्टिविटीज नजर आएंगी। तो कहा गया कि इन माइंस का रिस्टोरेशन किया जाएगा पर्यावरणीय तरीके से, अर्थात क्या, जो मान लो कि ऊंचे ऊंचे जहां पर टीले बन गए हैं मलबे के, उनको भर दिया जाएगा खड्डों के अंदर, उस पूरे के पूरे एरिया को समतल किया जाएगा। फिर उन पर जैसे वहां पे नेटिव प्रजातियां पहले थी, उन वृक्षों को वहां पर लगाया जाए, ताकि जो माइनिंग से पहले जो स्थिति थी उनकी, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। तो ये सब काम किया जाएगा माइनिंग, माइंस है जो उनके रिस्टोरेशन के अंदर, या माइनिंग इसको रिहेबिलिटेशन भी कह देते हैं। रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन के अंदर का फर्क ये है कि रिस्टोरेशन के अंदर हम उस माइन का जो क्षेत्र है उसको जिस तरह का वो पहले क्षेत्र था उसी तरह की अवस्था में लाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है। रिहेबिलिटेशन के अंदर हम लगभग क्या करते हैं, कोई भी पेड़ लगा देते हैं, वहां पर घास लगा सकते हैं, लगभग उसको समतल कर देते हैं और उसको ठीक ठाक अवस्था में ले आते हैं। रिस्टोर का अर्थ होता है कि पुनः दोबारा उसी अवस्था में ले आना जैसे वो पहले थे, दोनों में अंतर है। तो माइनिंग रिहेबिलिटेशन या रिस्टोरेशन की यहाँ पर बात की गई है, ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, ओपन फॉरेस्ट पर बात की गई है। ओपन फॉरेस्ट, देखो ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो ऐसे फॉरेस्ट जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो होती है वो 10 से लेकर 40% होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, देखो ये ऐसे क्षेत्र है, जो ऐसे वन है जो खुले होते हैं थोड़े, जहां पर सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच पाता है। अब ट्री कैनोपी डेंसिटी को देख लो क्या होता है। ये डेंसिटी का अर्थ होता है कि मान लो ये पेड़ है, ये यूं को इसको यूं स्क्वायर बना लेता है, ये वर्ग है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, यूं तरह से, इस तरह से मान लो पेड़। तो एक जो पेड़ होता है, ये मान लो कि ये जितने क्षेत्र को ढकता है, ये इसकी कैनोपी होती है। ये मान लो धरातल है, तो जितने एरिया को इसने ढक लिया जिसमें इसकी छाया है, उसे बोलते हैं कैनोपी। और यहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी 10 से लेकर 40% होनी चाहिए। मान लो कि ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% है, मान लो कि ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और यहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% है, तो उसका अर्थ हुआ कि अगर मैं इन सारे पेड़ों को एक जगह ले आऊं तो ये 1 किलोमीटर का 40% एरिया को ढक देंगे। अगर ये सारे पेड़ एक जगह पे आ जाएं
तो ये जो पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र था, 1 वर्ग किलोमीटर का, इसके 40% इलाके को पूरी तरह से ढक देंगे। यहाँ पर सन की रेज धरातल पर नहीं पहुंच पाएंगे। 60% इलाके पर पहुंचेंगे, 40 पर नहीं पहुंचेंगे। इसे कहते हैं ट्री कैनोपी डेंसिटी। और ये यहाँ पर होती है ओपन फॉरेस्ट में 10 से लेकर 40%। तो इन पर भी इसमें ध्यान देने की बात की गई है। देखो ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये भी है, माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में CO2 का अवशोषण कर सकते हैं, इसलिए इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ओपन फॉरेस्ट को भी इसके अंदर शामिल किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो जो मैंने अभी आपको बताया था लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो टारगेट्स हैं उनको भी इनमें अपडेट किया गया है, अपडेट किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को वापस से रिस्टोर करेंगे, या डिग्रेडेड लैंड को वापस से रिस्टोर किया जाएगा, उसकी पुनर्बहाली की जाएगी। अर्थात देखो लैंड डिग्रेडेशन में भी क्या, ऐसी लैंड जिसकी गुणवत्ता में कमी आ गई हो, कि गुणवत्ता में, उसकी उत्पादकता में जो कमी आ जाती है, तो ऐसी लैंड को क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। और टारगेट रखा गया कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को वापस से रिस्टोर करेंगे, वो भी इसका एक टारगेट है। तो ये इसके अंदर जो नए जो लक्ष्य हैं वो उनको शामिल किया गया है। तो ये सब इसके अंदर शामिल है। तो आपको ध्यान में रखना, देखो अगर मैं कुल मिला के कहूं तो इसके अंदर नए वाले जो अपडेटेड हैं या यूं को जो इनमें संशोधन किया गया है, उसके अंदर पहला तो इसके अंदर रीजनल अप्रोच को अपनाया गया है। दूसरा इसके अंदर कहा गया कि हम जो माइनिंग रिहेबिलिटेशन है उसको शामिल करेंगे। तीसरा इसके अंदर हमें कहा गया कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन के जो टारगेट थे उनको अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा, ओपन फॉरेस्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये इनके मेन क्या थे, इसके अंदर जो संशोधन है वो है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अगर याद है शुरू वाले ग्रीन इंडिया वाले, तो ग्रीन इंडिया अगर आपको याद हो गया तो इसके साथ ये अपने आप ही याद हो जाए। तो ये था आपका जो नए इसके अंदर अपडेशन किए गए हैं ग्रीन इंडिया मिशन के। अब देखो इसको देख लेते हैं, देखो पीपीटी में भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि ग्रीन इंडिया मिशन क्या है। तो इससे पहले हम जरा इसको पढ़ने से पहले हम अरावली वाला भी देख लेते हैं, यही सब लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, इसको भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, अब आता है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर उसको भी शुरू किया गया। तो देखो अगर अरावली की बात करोगे तो अरावली 4 राज्यों के अंदर शामिल है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये अरावली है, इस जगह पर ये अरावली, ये गुजरात से शुरू होती है और ये दिल्ली तक आती है। तो गुजरात के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा, हरियाणा के बाद ये दिल्ली। तो इन 4 स्टेट में ये फैली हुई है। और इधर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थार का डेजर्ट। अब जब यहां से हवाएं चलती हैं तो ये इसके बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। तो यहां से जो धूल भरी आंधी आती है उनको भी ये रोकता है, और डेजर्टिफिकेशन के इस तरफ जो गंगा का मैदान है उसमें इसके विस्तार को भी रोक रहा है। तो ये एक बैरियर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बार बार न्यूज में आता ही रहता है। तो ये पूरे के पूरे इस लैंडस्केप को प्रिजर्व करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाया है। इसके तहत हम यहाँ पर वनीकरण करेंगे, वृक्षों को लगाया जाएगा इसके समानांतर। तो ये आपका ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो अरावली के समानांतर, देखो यहां से ये शुरू हुआ, ये बराबर बराबर चलेगा, ये दिल्ली तक जाएगा। तो इसके अंदर किया क्या जाना, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि वनीकरण किया जाएगा। यहाँ पर जो सरफेस वाटर के जो जितने भी वहां पर पॉन्ड वगैरह थे, वहां पर लेक्स वगैरह थी, उनको रिजुविनेट किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। यहाँ पर नर्सरियों का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ की जो नेटिव प्रजातियां उनको वहां पर उनके पौधे उपलब्ध कराए जा सके। लोगों की भागीदारी इसमें करवाई जाएगी, लोगों को शामिल किया जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर जो पहले से कोई स्कीम चल रही है उसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, उसको इसके साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो ये सारे काम इसके अंदर होने, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये अरावली के बराबर चलेगा। और लगभग इसके अंदर 29 जिले शामिल हैं, गुजरात के, राजस्थान के, हरियाणा के, इन सबके यहाँ पर लगभग 29 जिलों में ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो एक चीज और, अरावली के बारे में कुछ बेसिक आपको आना चाहिए।
देखो अरावली जो है ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। अरावली के बारे में जरा बात कर लें कि जो अरावली है ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से शुरू होती है और ये दिल्ली तक है। दूसरा, इसका देखो सबसे पहली बात जो इसमें याद रखनी है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो ये भारत के प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। इसका निर्माण भी दो प्लेटों के आपस में अभिसरण से हुआ था। जब दो प्लेट आपस में टकराई तब इसका निर्माण हुआ। लेकिन ये प्राचीन वलित पर्वत है, बहुत समय पहले इसका निर्माण हुआ था प्रोटेरोजोइक में। आपने प्री कैम्ब्रियन समय सुना होगा, तो प्री कैम्ब्रियन में जो प्रोटेरोजोइक काल था उसमें इसका निर्माण हुआ। और वो जो प्रोटेरोजोइक काल है वो लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। 2.5 अरब वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ था और लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये चला था। तो बहुत पुराने समय में, अरबों वर्ष पुराना इसका निर्माण हुआ है प्रोटेरोजोइक काल। और ये एक वलित पर्वत था, फोल्ड माउंटेन था, लेकिन अब ये क्या एक रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि तो इसके अपरदन होता गया और अब इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो खनिज कौन से मिलते हैं। यहाँ पर आपने कॉपर सुना होगा, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, सिल्वर हुआ, माइका हुआ, मार्बल हुआ, इस तरह के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर आपको ध्यान में रखना, देखो ये यूं इस तरह से यूं प्रवाहित होते हैं। तो इसका दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो राजस्थान का माउंट आबू का इलाका है, माउंट आबू, यहाँ पर इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी दिशा क्या है। इसका सबसे ऊंचा शिखर इसके दक्षिणी भाग में है, माउंट आबू के पास, राजस्थान में, गुरु शिखर 1722 मीटर। निर्माण इसका प्रोटेरोजोइक काल में हुआ था, लगभग 2.5 अरब वर्ष से लेकर लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक वो समय अवधि है प्रोटेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन काल भी इसको हम कह देते हैं। खनिज यहाँ पर कौन से मिलते हैं, ये सब आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी होना